आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। ये टॉपिक है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। अब सबसे पहले तो आपको यही इच्छा होगी कि इंटरफेरोमीटर क्या होता है। एक्चुअली इंटरफेरोमीटर्स आर बेसिकली ऑप्टिकल डिवाइसेस which can be used to find wavelength, distance, refractive index, etc. These are all based upon the phenomena of interference या फिर principle of interference। और ऐसा ही एक इंटरफेरोमीटर माइकलसन ने 1890 में डिवाइस किया था और ये एम्पलीट्यूड के स्प्लिट करने के ऊपर बेस्ड है और इसी की मदद से उसने मॉर्ले के साथ मिलकर आगे स्टडीज़ की थी ईथर की। ये आपने जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से रिलेटिविटी स्टडी की हुई है तो वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ईथर हमने पढ़ाया था। तो माइकलसन मॉर्ले ने इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके ईथर की एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव किया था बाद में। यहाँ पर मैंने पहले बताया कि आम तौर पे हम इसका इस्तेमाल वेवलेंथ निकालने के लिए करते हैं। अब जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये बेसिकली इंटरफेरेंस फ्रिंजेस लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये हमने यहाँ नोट में दिया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, दैट इज सर्कुलर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन एट इन्फिनिटी एज वेल एज लोकलाइज्ड मतलब उस सर्टन रीजन में, लोकल रीजन में फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस को हम स्टडी कर सकते हैं इसकी मदद से। तो दोनों ही काम ये इसने कर दिए ना। तो यही हम यहाँ पर सारा हमने लिखा है इतने पैरे में, आप इसको स्टडी कर सकते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। एक्चुअल में अगले पेज के ऊपर हम इसकी कंस्ट्रक्शन साथ साथ बता भी देंगे, पर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में पढ़ देता हूँ कि इन ए ब्रॉडर व्यू a Michelson interferometer consists of two polished mirrors M1 and M2 having very high reflectivity, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी। जैसे हमारे पास आम मिरर होते हैं घरों में वैसे ही मिरर होते हैं, पर उनकी रिफ्लेक्टिविटी जो है हमारे घरों में जो मिरर उतनी अच्छी नहीं होती। तो जो ये वाले हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्टिंग। तो दो साथ में हम प्लेटें लेते हैं P1 एंड P2 जो कि आपस में पैरेलल रखी होती हैं और जो इंसिडेंट लाइट है वो इनके ऊपर 45 डिग्री के एंगल के ऊपर पड़ती है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सोर्स है, ये सोर्स आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, सोर्स S। और यहाँ इसके पहले वैसे तो मिरर लेंस होता है, लेंस के साथ हम पैरेलल बीम बना के भेजते हैं, पर यहाँ हमने ऐसे ही दिखा दिया कि ये सोर्स ऑफ लाइट है। और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई और ये रे आकर ये प्लेटों के ऊपर पड़ेगी। ये जो एंगल है ना ये वाला, ये प्लेट इसके ऊपर ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है, ये मिरर के ऊपर भी 45 के एंगल के ऊपर है, यानी इंसिडेंट लाइट और जो मिरर M1 हमने ऊपर बनाया उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, ये दोनों प्लेट्स आपस में पैरेलल हैं। दो मिरर्स हैं, एक M1 मिरर है, ये ऊपर लिखा है M1, और यहाँ हमने यहाँ मैं कर्सर ला रहा हूँ मिरर M2। और ये M2 का ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि ये M2 डैश ये डॉटेड में क्यों लगाया हुआ है, उसका भी हमारे पास रीज़न है। ये जो प्लेट P1 होती है उसको हम प्लेट को हम बोलते हैं बीम स्प्लिटर। एक्चुअली ये जो प्लेट है इसकी जो निचले वाली हिस्सा है, ये देखिए, ये मैं कर्सर यहाँ मूव कर रहा हूँ,
ये जो हिस्सा होता है ये हाफ सिल्वर्ड होता है। हाफ सिल्वर्ड यानी कि इसमें से आधा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आधा हिस्सा इसमें से बाहर ट्रांसमिट हो जाएगा। तभी हमने इसका नाम रखा, क्योंकि इसने बीम को स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, तो इट इज़ बीम स्प्लिटर। और जो प्लेट P2 होती है ये वाली, जिसको हमने कहा कंपेंसेटिंग प्लेट, ये कंपेंसेटिंग प्लेट की थिकनेस बीम स्प्लिटर जितनी ही होती है, पर ये सिंपल एक ग्लास प्लेट होती है। अब इसको आपको आगे समझाएंगे हम क्यों ऐसा लगाते हैं। इसको ना लगाएं तब भी जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है उस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट आएगी या वाइट लाइट आएगी उससे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इसकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आती है एक्सपेरिमेंट में। अब इसमें कंपेंसेटिंग प्लेट क्यों इस्तेमाल करते हैं उसको आप पहले समझना पड़ेगा कि ये वर्किंग कैसे होती है इसकी। देखिए, ये सोर्स है, सोर्स से एक रे ऑफ लाइट गई यहाँ, ये देखिए मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, जहाँ मैंने लिखा इंसिडेंट रे, तो वहाँ से ये प्लेट P1 के ऊपर वाले सरफेस के ऊपर यहाँ पर स्ट्राइक की और यहाँ से ये आगे प्लेट के अंदर चले गई और ये निचले हिस्से के ऊपर स्ट्राइक की। अब निचला जो हिस्सा है ना प्लेट P1 का, यानी बीम स्प्लिटर का, वो है हाफ सिल्वर्ड। तो क्या होगा कि इसमें से हाफ रे ये इधर को चले गई, ये देखिए मैंने कर्सर मूव कर दिया। और यदि ये प्लेट P2 ना भी होती तब भी कोई बात नहीं, तब ये सीधी आगे को चले जाती। अब तो हमने बीच में से दिखा दी ना, तो ये इसका नाम हमने रख दिया बीम 2 और ये यहाँ मिरर M2 के ऊपर स्ट्राइक करती। और जो इसका दूसरा भाग है, यहाँ जो इंसिडेंट रे P1 में से पास होके ये बाहर को आई यहाँ निचले हिस्से पे, यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद एक हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट भी हुआ, क्योंकि ये सेमी सिल्वर्ड है या हाफ सिल्वर्ड प्लेट है। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ वो उसके कारण ये ऊपर को चले गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये इधर को चले गई और ये बीम 1 बन गई। और ये बीम 1 यहाँ M1 मिरर के ऊपर जाकर स्ट्राइक की और इससे ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तभी हमने ये एरो नीचे की ओर दिखा दिया। ये यहाँ से वापस नीचे आएगी और यहाँ से दोबारा इधर से इधर को जाएगी और अब की बार ये ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये नीचे को चले जाएगी हमारी आई की तरफ। और यदि हम बीम 2 की बात करें जो इधर से ये गई थी, ये देखिए यहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, प्लेट P2 में से पास करके ये बीम 2 इधर मिरर M2 के ऊपर स्ट्राइक की थी। तो मिरर M2 के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ये वापस आएगी और ये वापस आने के बाद ये दोबारा इस पॉइंट पर पहुँचेगी, वहीं यहाँ से स्टार्ट हुई। तो अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे को। अब ये जब नीचे को रिफ्लेक्ट होगी तो उस केस में हमारे पास 2 बीम्स आ गई। एक बीम जो कि मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके आई हुई है और एक बीम 2 जो कि मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होके आई हुई है। तो हमारी आई यहाँ पर हम कोई इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं, अपने आई पीस लगा सकते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको देख पाएंगे। यहाँ पर 2 बीम्स जब मिलेंगी तो वो आपस में इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेयर करने के बाद हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जो कि सर्कुलर भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो यही हमने यहाँ लिखा है। पहले तो कंस्ट्रक्शन, अब उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि ये P2 का क्या काम हुआ। देखो, यही हमने पहले लिख दिया जो मैंने पढ़ाया अभी तक कि द प्लेट P1 इज पार्शली सिल्वर्ड एट इट्स रियर साइड मतलब पिछली साइड, एंड एक्ट्स एज बीम स्प्लिटर, and the plate P2 acts as compensatory plate. Usually one of the mirrors is mounted in such a way that it can be moved back and forth to observe the change in fringes
In our case, the mirror M2 is fixed and the mirror M1 is adjustable by means of screws. एक्चुअल में ये जो मिरर होता है ना, यहाँ ये दिखा रहे हैं मिरर M1, ये M1 को आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, साथ में इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये मिरर के ऊपरले वाले हिस्से में ना अरेंजमेंट्स दिए होते हैं, स्क्रू अरेंजमेंट्स। उन स्क्रू अरेंजमेंट्स की मदद से हम इनकी एंगल को भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी इसका कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जबकि हम M2 को हम फिक्स रखते हैं। जनरली जो दूरी होती है यहाँ इस पॉइंट से, यानी कि ये जो पॉइंट मैंने कर्सर खड़ा कर दिया, यहाँ से M2 की दूरी और यहाँ से ये M1 की दूरी, ये लगभग बराबर लें, उसके बाद हम चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में हम ऐसा करते होते हैं। ये मिरर M2 डैश कहाँ से आया, ये आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब देखते हैं कंपेंसेटरी प्लेट का क्या काम है। देखो, जब रे यहाँ, ये नीचे आप इसकी बात करो, यहाँ से सोर्स से रे आ रही थी, आप देख रहे हैं ये सोर्स से रे आकर यहाँ जो निचले हिस्से के ऊपर P1 के जो निचला हिस्सा है वहाँ से ये दो भागों में बटी। एक भाग राइट हैंड में बीम 2 के रूप में चला गया, एक भाग ऊपर को चला गया बीम 1 के रूप में। अब यदि आप बीम 1 के रूप में देखें तो बीम 1 जो है ना, इस पॉइंट से निचले वाले, जिसको मैंने आपको बोला हुआ है रियर फेस, पिछले वाला हिस्सा, वहां से ये जब ऊपर गई तो ये देखिए ये P1 से बीच में से गुजरी एक बार, फिर ये ऊपर गई, ऊपर से ये नीचे आई और दोबारा P1 से गुजरी, तब ये नीचे को आई की तरफ आई। देखो ध्यान से देख लो दोबारा से, ये ऊपर से ये देखो इसके अंदर से जा रही है प्लेट P1 से, ये ऊपर को गई, ये ऊपर यहाँ टकराई और फिर ये वहाँ वापस आई और यहाँ फिर प्लेट P1 से गुजरी और फिर नीचे को आई की तरफ। इसका मतलब जो ये बीम 1 है ये 2 बार प्लेट P1 में से गुजरी, और यदि ये P2 यहाँ बीम 2 के रास्ते में ना होता तो ये तो यहाँ से सीधी जानी थी और सीधी ही वापस आ जानी थी इधर। तो इसका मतलब बीम 1 में और बीम 2 में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि जो बीम 1 है वो ग्लास में से पास कर रही है 2 बार, जबकि जो बीम 2 है वो यदि ये कंपनसेटिंग प्लेट ना होती तो ये सीधी की सीधी ही गुजर जाती और फिर वापस आ जाती। तो इसने तो इतने हिस्से का एक्स्ट्रा पाथ नहीं ट्रेवल कर लिया। तो उस एक्स्ट्रा पाथ जो कि बीम 1 ट्रेवल कर रही है उसको बराबर करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीम 2 के रास्ते में उतनी ही मोटाई की एक फिल्म लगा देते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। ये उतनी ही मोटी होती है जितनी की मोटाई P1 की है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट। द कंपनसेटिंग प्लेट P2 इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू मेक इक्वल पाथ ऑफ बोथ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेड बीम्स। द बीम 1 passes through the glass plate twice, but the beam 2 does not pass at all from the glass plate. So an extra difference is introduced in case of beam 1. एक्स्ट्रा डिफरेंस का मतलब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, यहाँ आप पाथ भी लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस। सो टू कंपेंसेट for this path difference, a glass plate P2 of the same thickness as that of P1 is introduced between P1 and M2. This assures the same optical path of two beams 1 and 2 before interference, ताकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पाथ ना आ जाए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये कारण है इसका कि हमने ऐसा लगाया। तो यही हमने वर्किंग पहले ही मैंने आपको समझा दी कि व्हेन, यहाँ द्वारा आप पढ़ सकते हैं पिछली फिगर को सामने रख के, कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda falls on P1, half of light falling on P1 is reflected towards the mirror M1 and rest half is transmitted towards the mirror M2. Let us explain it using the rays
of light moving towards the mirrors M1 and M2. After reflection from mirrors M1 and M2, the two rays are reflected back by the mirrors M1 and M2 and return to the plate P1. ये पहले ही बताया आपको. The ray of light which gets reflected from M1 is transmitted through P1 and the ray which gets reflected from M2 is also reflected from rear face, reflected by, कर लो इसको, by rear face of ये by का ये by rear face of P1. The two rays interfere to produce fringes. These fringes can be observed on the screen or by naked eye depending upon the nature of the incident light. लेजर्स की बात कर रहे हैं तो हमें फिर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, और यदि अदरवाइज हम सर्कुलर रिंग्स देखनी चाहते हैं तो उस केस में हम डायरेक्टली आइस की मदद से भी देख सकते होते हैं. अब इसकी थ्योरी अलग अलग हिस्सों में चलेगी. तो थ्योरी में बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो तो कंडीशन है. आप याद करो जो कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ये आपको पता है. पाथ डिफरेंस x मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, n इज 0 1 2 3 एटसेट्रा, and path difference x is equal to 2n plus 1 into lambda over 2 for minima where n is equal to 0 1 2 3 etc. तो यहाँ पर ये हमारे पास कंडीशंस हैं पाथ डिफरेंस के लिए. अब हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रिंजेस किस किस प्रकार की बनती हैं और कैसे बनती हैं. तो उसके लिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस की, और ये मैंने द्वारा डायग्राम बना ली है वही वाली, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है आपको आगे समझाने के लिए. देखो टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, द ऑब्जर्वेशन एट डिटेक्टर. अब यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा आपको. द ऑब्जर्वेशन एट द डिटेक्टर मतलब आई के ऊपर, यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये मैंने कर्सर लगा दिया, कर्सर को ध्यान से देखते रहना आप, क्योंकि डायग्राम्स आ रही हैं सारी. The observations at the detector, that is eye, due to partially reflected and partially transmitted beams can be considered to be obtained due to reflection from mirror M1 and the image M2 dash of mirror M2 in the mirror M1. अब आप क्या मतलब है, एक्चुअल में क्या होगा, आप जब यहां से देखेंगे ना इस पॉइंट से, तो एक तो आपको ये मिरर नजर आएगा, ये वाला, ये मिरर सीधा ही नजर आ रहा है, ये ऊपर से आप कह रहे हैं कि, और यहां पर मैंने कहा कि ये जो P1 है ना, इसका जो रियर फेस है ये सेमी रिफ्लेक्टिंग है. तो क्या होगा, ये जो मिरर M2 है, जब आप इसको देखेंगे तो इसका भी यहां पर इमेज नहीं नजर आएगा, ये M2 का. ये M2 ये सारा का सारा इसके बीच में देखेंगे, सारा मिरर पूरे का पूरा कहां पर, P1 के पिछले हिस्से से रिफ्लेक्ट होके हमें कहां पर नजर आएगा, हमें तो सामने ही नजर आता है. हमें ये थोड़ा कि आप कभी अपने 45 डिग्री के ऊपर कोई मिरर रख के ना सामने वाली चीज रख के देखो, तो 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको कहां लगेगी, वो हमें लगेगा ये पीछे पड़ी हुई है मिरर के. तो हमें इसीलिए जो मिरर M2 है ना, ये मिरर M2, ये हम यहां दिखा रहे हैं कर्सर खड़ा करके, ये कहाँ लगेगा, इस प्लेट P1 के बीच में देखते हुए हमें ये लगेगा कि ये M2 डैश के ऊपर है. ये देखो, ये तभी करके मैंने यहाँ ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है. ये कई बच्चे सोचेंगे पीछे भी तो हो सकता है, हाँ पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है. तो ये तो दिखाने का एक ढंग है ना, कि यदि ये दूरी कम है इस दूरी से, मतलब M1 और प्लेट की दूरी ज़्यादा है और M2 और प्लेट की दूरी कम है, तो जो हमें M2 है वो कहाँ नजर आएगा, वो नजर आएगा M2 डैश के ऊपर. इसका मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली M1 और M2 की जगह अब किसकी कर रहे हैं, M1 और M2 डैश की कर रहे हैं. मतलब इनडायरेक्टली हमें जो दिख रहा है वो क्या क्या दिख रहा है, हमें एक M1 दिख रहा है और एक M2 डैश दिख रहा है. सारा कुछ यहीं से चलेगा और इसी के हिसाब से ही हम सारी की सारी आगे स्टडी करेंगे. तो यही हमने कहा, यहां पर जो कहने का मेरा मकसद था वो यही था कि दी ऑब्जर्वेशन एट द डिटेक्टर, दैट इज आई, ड्यू टू
partially reflected and partially transmitted beams can be considered to be obtained due to reflection from mirror M1 and the image of M2 dash of mirror M2 in the mirror M1। मतलब कहने का कि हमें जितनी भी स्टडी यहाँ पर हमें नज़र आएगी, जैसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिटेड लाइट इधर से आई, रिफ्लेक्टेड लाइट इधर से आई, तो हम कहेंगे ये वाला जो राइट हैंड साइड का सारा हिस्सा है ना, ये यहाँ M2 के ऊपर पड़ गया, ये M2 मिरर की जगह M2 डैश के ऊपर आ गया। तो हम सारी स्टडीज़ के हिसाब से चल पड़ेंगे। तो यही हमने कहा कि वी कैन चेंज द पाथ डिफरेंस। अब नेचुरली है क्या होगा कि M1 और M2 डैश के बीच में डिफरेंस आ गया। मान लो ये दूरी t आ गई, स्मॉल t, तो इसका मतलब M1 के और M2 डैश के बीच में एयर गैप नहीं आ गया। और यदि एयर गैप आ गया तो इसका मतलब हम पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि फ्रिंजेस किस ढंग से बनेगी। तो यही कहा कि अब यदि आपने ये इन दोनों के बीच की दूरी चेंज करनी है, तो हमने पहले कहा कि मिरर M1 को हम मूव कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा आगे लाएंगे तो दूरी चेंज हो जाएगी। M2 डैश तो फिक्स हो गया। अब क्यों? मैंने कहा M2 फिक्स है, तो उसका जो परछाई हमें नज़र आ रही है M2 डैश वो भी फिक्स है। तो जो M1 है उसको हम चला सकते हैं, चलाएंगे। यदि दूर ले जाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी, पास ले जाएंगे M2 डैश के तो दूरी घट जाएगी, तो पाथ डिफरेंस में चेंज आएगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा कि वी कैन चेंज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज बाय मूविंग M1। मिरर M1 एंड M2 डैश। M2 डैश क्या है? विच इज द वर्चुअल इमेज of the mirror M2 act as the two surfaces of an air film। इन दोनों के बीच में एयर फिल्म आ गई। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एयर फिल्म। अब देखो, यदि तो ये दोनों सरफेसेस, ये सरफेस और M2 डैश का सरफेस आपस में पैरेलल रहते हैं, तो दूरी t सभी जगह बराबर रहती है। आप इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं मिरर M1 को, तो उसके हिसाब से हमारी जो फ्रिंजेस है वो भी चेंज होगी। तो यही हमने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एयर फिल्म बिटवीन द मिरर M1 एंड M2 डैश द फ्रिंजेस फॉर्म्ड मे बी सर्कुलर, कर्व्ड और स्ट्रेट। तो ऐसे हो सकते हैं। तो हम इसी की ही स्टडी करना चाहते हैं। इसका मतलब 3 तरह की फ्रिंजेस बन सकती हैं। सर्कुलर फ्रिंजेस बन सकती हैं, कर्व्ड बन सकती हैं, या फिर स्ट्रेट बन सकती हैं। तो हमारी पहली चीज़ आती है कि जब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्रिंजेस की, तो सर्कुलर फ्रिंजेस के केस में अब मान लो कि व्हेन द ऑप्टिकल पाथ इन द इंटरफेरोमीटर आर्म्स आर इक्वल and M1 and M2 are perpendicular to the plane of M1 and image M2 dash are coinciding। मतलब कहने का कि जो हमने पीछे बताया ना, ये मान लो M1 और M2 एक ही जगह पे आ गए, तो हम इसको दिखाएंगे कि एक ही जगह पे हैं, दोनों एक ही जगह पे। उस केस में तो पाथ डिफरेंस आएगा नहीं कोई भी, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया दोनों वेव्स ने, पाथ डिफरेंस 0 आ गया। और यदि हम इसको ऊपर को ले जाएंगे तो पाथ डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जब पाथ डिफरेंस आएगा तो हमें नज़र कैसे आएगा? सपोज करो कि हमारा जो ऑब्जर्वर है ना, ये है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और यहीं पे सपोज करो कि हमने सोर्स रखा हुआ है। जो सोर्स ऑफ, ये देखिए, ये ऑब्जर्वर है, मैं अब इसको दिखा रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर है। अब हमारे पास 2 मिरर्स हैं। ये ऊपर वाला मिरर M1 दिखा दिया। कैसे? ये देखिए, ये मिरर M1 और नीचे वाला M2 डैश जो वर्चुअल मिरर है वो हमने ये दिखा दिया। ये ऊपर वाला मिरर M1 और ये नीचे वाला मिरर M2 डैश जो वर्चुअल मिरर है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? ये t हमने यहाँ दिखा दी। अब यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्वर दिखाया हुआ है। अब देखें कि जब आप सोर्स की बात करते हैं, जब आप कहते हैं ना कि एक मिरर में अपनी फ़ोटो देखो, तो आपकी फ़ोटो उतनी ही दूर होती है उस मिरर में जितना आप मिरर के आगे होते हैं। तो इसीलिए यदि कोई सोर्स यहाँ पड़ा है, यहाँ मैं ऑब्जर्वर दिखा रहा हूँ, तो
उसकी पहले मिरर में जो दूरी आएगी वो उतनी ही होगी, दूसरे मिरर में यदि ये t दूरी है तो वो 2t दूर चला जाएगा। तो यही हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास मान लो जो सोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड सोर्स हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये L1 है, यहाँ पर ये L2 आएगा। क्यों? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2t बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मिरर्स की दूरी है वो स्मॉल t है। यदि मिरर्स की दूरी स्मॉल t है तो उसके आगे यदि हम अपने आप खड़े हो जाते हैं तो हमारी दोनों मिरर्स के बीच में फोटो देखने पर जो इमेज हमारा आएगा उसकी अपनी दूरी कितनी होगी, वो होगी 2 टाइम्स जो हमारी दूरी अदरवाइज है मिरर्स के बीच में दूरी है उससे दो गुना हो जाएगी। तो यही हमने लिखा कि व्हेन द ऑप्टिकल पाथ इन इंटरफेरोमीटर आर्म्स आर इक्वल एंड M1 and M2 are perpendicular to the plane of M1 and the image M2 are coinciding. For simplicity, consider that the source of light L is at the position where observer is present. यही मैंने कहा, यहाँ ऑब्जर्वर है, वहाँ L प्रेजेंट कर दो, वहाँ L लिख दो। एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ द सोर्स L एंड L आर L1 एंड L2, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ये देखिए मेरा कर्सर, तो उसका पहले वाले मिरर में यदि हम इमेज देखेंगे तो वो कहीं पर यहाँ जाके बनेगा। ये देखिए, ये जो यहाँ पर है L1 पहले वाले के ऊपर, M1 का जो बनेगा, ये देखिए, ये यहाँ से ये रे जा रही है, ये देखो, यहाँ से ये जा रही है ऐसे, ठीक है। तो हमने कहा कि फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर दैट द सोर्स ऑफ लाइट L इज एट द पोजीशन वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ L आर L1 एंड L2 फॉर्म्ड बाय M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। तो M1 ने जो इमेज बनाया और जो M2 ने इमेज बनाया वो मान लो वो हैं L1 एंड L2। सो नेचुरली है कि जो हमारे सोर्सेस दोनों बनेंगे वो हमारे, क्योंकि एक सोर्स से आपने दो सोर्सेज में बांटा ना, आपने मिरर्स में से पास करके, तो नेचुरली दे आर कोहेरेंट सोर्सेज। सो क्लियरली दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज। इफ t इज द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 डैश, देन द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 विल बी 2t। मैंने यही बताया आपको कि आप खड़े हो जाएं शीशे के आगे तो आप जो शीशा है वो बताएगा D पीछे को हैं आप, यदि मैं D आगे उनके आगे हूँ, और यदि एक और मिरर लगाऊंगा, मान लो दूसरे मिरर में थोड़ा 1 सेंटीमीटर का दूरी है, तो मेरा जो इमेज बनेगा तो मुझे लगेगा कि वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस ढंग से हम यहाँ पर बता सकते हैं। और यदि यह साथ ही साथ ये यदि एंगल थीटा हो, यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम ओरिजिनेटेड एट P एंड, ये देखिए P यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, एंड the reflected beams from M1 and M2, then the path difference between light beams from P1 and P dash and P double dash is 2t cos theta। आप याद करो 2 mu t cos r होता है, तो 2 mu t यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये आपने कहा ना, ये यहाँ से आप ऐसे दिखा रहे हैं। बेसिकली ये एक ही जगह से है, दिखाने के लिए अलग अलग दिखा दिया हमने। ये एक पॉइंट से ही हमने ये 2 लाइनें अलग अलग जो दिखाई हैं, बेसिकली ये एक ही पॉइंट से हैं, पर आप दिखा नहीं ना सकते 2 डायमेंशनल फिगर में, तो इसीलिए अलग अलग दिखा रहे हैं। तो एक पॉइंट बना P और उसके साथ ही ऊपर को P डैश, उसके ऊपर बन गया P डबल डैश। एक पॉइंट बना P डैश, उसके साथ ही ऊपर P डबल डैश, और ये एंगल जो है ये थीटा बन गया। तो एक्चुअल में हम इसको इस ढंग से आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इतने हिस्से को, ये वाला जो इतना हिस्सा है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये P डैश और ये P डबल डैश, और यदि मैं P डैश से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ और ये P डैश से P डबल डैश 2t हो, तो आप याद करो cos थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा इट इज़ इक्वल टू इतना हिस्सा डिवाइडेड बाय 2t। तो इतना हिस्सा किसके बराबर आएगा? इट विल बी 2t cos थीटा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि देयरफॉर यहाँ पर हमने
ये एक्सप्लेन किया कि इफ़ t is the distance between m1 and m2 dash, then distance between l1 and l2 is t. Further, if theta is the angle between the incident beam originated at p and reflected beams from m1 and m2 dash, then path difference between light beams from p dash and p2 dash is 2t cos theta. और ये कैसे आया ये मैंने आपको क्लियर कर दिया. So therefore for formation of bright fringes हमारे पास पाथ डिफरेंस 2t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा. अब यदि कहें कि t मान लो, अब आप क्या कर रहे हैं कि दोनों को पैरेलल रखा हुआ है आपने, m1 को और m2 डैश को. ये देखिए ये दोनों, ये थी ना एक m1 और एक m2 डैश, ये आपस में पैरेलल हैं. तो इसका मतलब हर एक जगह t सेम है, तो t फिक्स हो गई. तो इसीलिए हमने कहा कि इफ़ t इज कांस्टेंट, और n को भी आप कांस्टेंट लेते हैं. मान लो किसी खास n की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, लैम्डा आपने वेवलेंथ सिंगल ली है, वो भी कांस्टेंट हो गई. तो उस केस में आप कहेंगे cos थीटा इज कांस्टेंट, क्यों बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. तो इसका मतलब थीटा इज कांस्टेंट. और जब थीटा कांस्टेंट आता है इसका मतलब सर्कुलर नेचर है. सर्कुलर आप याद करो, थीटा कांस्टेंट होता है जब, तो यही हम कह रहे हैं. कोनिकल आप बात करके देखेंगे ना कोन में, कि कोन की तरफ घुमा दो पूरा, तो क्या बनेगा, ऊपर का हिस्सा सर्कल बनेगा. आप एक खास एंगल के ऊपर आप कोन देखो, एक कोन जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस के साथ एक खास रे लेके उस रे को चारों ओर घुमाओ एक निचले पॉइंट से, तो क्या बनेगा, तो कोनिकल में उसमें थीटा कांस्टेंट ही रहता है. तो यही हम कह रहे हैं कि सो द फ्रिंजेस आर कंसेंट्रिक circular ones which appear like Newton's rings, but they are formed at infinity and hence seen with telescope or relaxed eye. Each circular fringe corresponds to a particular value of theta, खास वैल्यू होती थीटा की, and the center of concentric ring is in line with the observer and perpendicular to the mirror plane. उसके मिरर के परपेंडिकुलर होता है. और जो लाइन है जिस लाइन पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास सोर्स है, ऑब्जर्वर है, सॉरी ऑब्जर्वर एल जिसको हमने कहा था, उस लाइन के ऊपर वो लाई कर रहा है, तो उसके सेंटर जो लाई कर रहा है. सो दैट इज वाई, इसी करके हमने इन फ्रिंजेस का जो नाम है वो हम बोलते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन. इंक्लाइंड मतलब सभी जो फ्रिंजेस हैं इक्वली इंक्लाइंड हैं, तब करके हम ऐसा बोलते हैं. ये सर्कुलर फ्रिंजेस की बात थी, तो हमें फ्रिंजेस सर्कुलर नजर आती हैं इस केस में. अब यदि कर्व्ड फ्रिंजेस की बात करें, अब मान लो कि जो मिरर्स हैं M1 और M2 डैश, वो आपने टेढ़े कर दिए. ये देखो, ये था, आप दिखा रहे हैं ये M1 है ऐसे, और M2 डैश आपने ये ऐसे दिखा दिया. M2 डैश एंगल के ऊपर आ गए, किसी भी एंगल के ऊपर ऐसे ही, या M1 ऐसे है और M2 डैश ऐसे आ गया. तो उस केस में हमारे पास कर्व्ड बनती हैं. ये कर्व्ड फ्रिंजेस मैंने यहां बताई हुई हैं. तो कर्व्ड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड व्हेन मिरर्स M1 एंड M2 डैश, दैट इज वर्चुअल इमेज ऑफ द मिरर M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. टेढ़े कर देते हैं. तो इन दिस केस ए वेज शेप्ड फिल्म इज एनक्लोज्ड बिटवीन M1 एंड M2 डैश. तो वेज शेप्ड फिल्म आ गई. तो these fringes are also known as the fringes of equal thickness. अब they will be curved towards the thin end of the wedge. Thin end of the wedge curve किधर को होगी, thin end of the wedge. तो इस ढंग से हमारे पास बनती हैं. Then the curved fringes, the curved fringes are as shown. तो हमने ये दिखाई हुई हैं, ये मिरर M1 ये M2, तो आप ऐसी फ्रिंजेस आएंगी, और ये इधर को देखेंगे ये M1 M2, तो इधर को कर्व बनना शुरू हो जाएगा. तो एक और फ्रिंजेस बनती हैं इसमें, वो है स्ट्रेट फ्रिंजेस, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस. अब क्या होता है कि यदि M1 और M2 आप ऐसे इंटरसेक्ट करवा दें, क्योंकि M2 डैश जो है वर्चुअल इमेज है, वो तो वर्चुअल मिरर है. अब आप उसको एडजस्ट करो M1 को ऐसे, ताकि वो M2 डैश मिरर के सेंटर के बीच में आए. तो ऐसा होने पर हमारे पास स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती हैं. तो यही हमने कहा कि व्हेन
the mirrors M1 and M2 dash, that is virtual image of mirror M2, intersect, the path difference along the line of intersection becomes 0. So in this case the straight line fringes are obtained around the point of intersection. तो हमारे पास ऐसी सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस फॉर्म करती हैं. तो ये हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात है. तो इंटरफेरोमीटर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हम आने वाले टाइम में हम इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे और उसके बाद हम इंटरफेरेंस की एप्लीकेशंस भी करेंगे, so as to conclude our lecture in the time to come. So thanks a lot for the time being. We'll be meeting soon.